देख रहे हैं सफलता ग्रुप। और आज हम बात कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान वर्ग 10 के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए बगैर देर करते हुए देखते हैं सामाजिक विज्ञान वर्ग 10 में आज का 2 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड के परीक्षा में, उसी के बारे में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको अधिक बार जो है पूछा जा चुका है। कहता है कि गौरी वाल्टी के कार्यों की चर्चा करें। तो इसका आंसर जान लीजिए कि गौरी वाल्टी जो थे अपने कर्मचारियों तथा सेवकों की सशस्त्र सेना बनाई। गौरी वाल्टी ने अपने कर्मचारियों तथा सेवकों की सशस्त्र सेना बनाई। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपलस पर आक्रमण किए। इन रियायतों की अधिकांश जनता बूढ़े, यहाँ पर बुर्बो राजवंश लिखा होगा, बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग होकर गौरी वाल्टी की समर्थक बन गई। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि गौरी वाल्टी जो थे अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवक की सशस्त्र सेना बनाई। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपलस पर आक्रमण किया। इन रियायत के अधिकांश क्षेत्र पर बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग होकर जनता ने गौरी वाल्टी की समर्थक बन गया। गौरी वाल्टी की ये लोग समर्थक बन गया। गौरी वाल्टी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर एनुमुनल के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ की सत्ता संभाली। अब यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गौरी वाल्टी ने विक्टर एनुमुनल को किस पद पर नियुक्त किया। तो प्रधानमंत्री के पद पर। तो ये आप ध्यान से देखिएगा, सत्ता संभाली। दक्षिण इटली के जीते गए क्षेत्र को बिना किसी संधि के गौरी वाल्टी ने विक्टर एमुनुएल को सौंप दिया। वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान के भांति जीवन जीने की ओर अग्रसर हुआ। इटली के एकीकरण में गौरी वाल्टी का महत्वपूर्ण योगदान था। अतः हम कह सकते हैं कि इटली के एकीकरण में गौरी वाल्टी का जो है एक महत्वपूर्ण स्थान था। तो चलिए देखते हैं आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के चैप्टर से लिया गया हुआ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप जो है ये प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से देखिए और कोशिश करिए कि प्रत्येक क्वेश्चन को लिख के या अपने बुक से मिला के याद करने का। चलिए दूसरा नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इनक्विजिशन से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर जानते हैं कि धर्म विरोधी विचार को दबाने के लिए कैथोलिक चर्च ने इनक्विजिशन का आरंभ किया, जिसके माध्यम से विरोधी विचारधारा के प्रकाशक और पुस्तक के विक्रेताओं पर प्रतिबंध लगाया गया। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि छपाई से नए बौद्धिक माहौल का निर्माण हुआ था एवं धर्म सुधार आंदोलन के नए विचारों का फैलाव बड़ी तेज़ी से आम लोगों तक पहुंचा। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये हुआ कि जो कैथोलिक चर्च जो थे, जो आधुनिक जो छपाई हुआ था, इसके माध्यम से जो विरोधी विचारधारा के लोग थे वो पुस्तक के माध्यम से अपना विचार आम जनों तक पहुंचा रहे थे, जिसके चलते उन्होंने विक्रेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब अपेक्षाकृत जो है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब अपेक्षाकृत कम पढ़े लिखे लोग भी धर्म की अलग अलग व्याख्या से परिचित हुए थे। जब लोगों के बीच पुस्तक आया, उसमें नए लोगों के विचार आया, तो जो कम पढ़े लिखे व्यक्ति थे उन्होंने भी धर्म की अलग अलग व्याख्या से परिचित हुए। कृषक से लेकर यानी किसान से लेकर बुद्धिजीवियों तक बाइबल की नई नई व्याख्या
करने लगे। ईश्वर एवं सृष्टि के बारे में रोमन कैथोलिक चर्च की मान्यताओं के विपरीत विचार आने से कैथोलिक चर्च क्रुद्ध हो गया, जिसके कारण इनक्विजिशन शुरू किया गया। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आपके परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर जानते हैं कि बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं एवं असंतोष को दबाने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति किया। समिति की अनुशंसा पर 25 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इसके अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान था, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं किया जा सकता था। किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और बिना वारंट को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। यही था हमारा रॉलेट एक्ट। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शहरों के उद्यम में मध्य वर्ग की भूमिका किस प्रकार की रही? जब शहर का विकास हुआ उसमें मध्य वर्ग की क्या भूमिका थी, इसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि शहरों के उद्यम में मध्य वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण रही, यानी कि शहरों के विकास में मध्य वर्ग जो थे उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। एक नए शिक्षित वर्ग का अभ्युदय हुआ, जो विभिन्न देशों में रहकर भी औसतन एक समान आय प्राप्त करने वाले वर्ग के रूप में उभर कर आए एवं बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में स्वीकार किए गए। जो वो लोग थे एक बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में स्वीकार किए गए। यह विभिन्न रूपों में कार्य करते रहे, जैसे शिक्षक, वकील, चिकित्सक, इंजीनियर, क्लर्क, अकाउंटेंट, परंतु उनके जीवन मूल्य के आदर्श समान रहे और इनकी आर्थिक स्थिति भी एक वेतनभोगी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो चलिए जानते हैं कि आज का अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि क्रांति से पूर्व रूसी किसान की स्थिति कैसी थी? यानी क्रांति से पूर्व रूसी किसान की स्थिति कैसी थी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो जानते हैं रूस में जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग कृषक थे। यानी रूस में जो जनसंख्या था उसका अधिक भाग जो है किसान थे, जिनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दासता समाप्त कर दी गई थी, परंतु इससे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे, जिन पर वो परंपरागत ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी की कमी थी तथा करों के बोझ से वो दबे थे। ऐसे में किसान के पास क्रांति के सिवा और कोई चारा नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि किसान का स्थिति जो है उस समय रूसी क्रांति से पहले काफ़ी दयनीय था। उनकी पूंजी बिल्कुल नहीं थी, उनका खेत भी बहुत छोटे छोटे थे, जिसमें वो परंपरागत खेती करते थे। तो वो सिर्फ क्रांति चाहते थे यहाँ पर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में बताइए। आप इस समय सफलता ग्रुप देख रहे हैं, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का, जो आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। तो चलिए जानते हैं कि जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं। तो जतरा भगत जो थे अंग्रेज के खिलाफ आदिवासियों छोटा नागपुर के क्षेत्र के
उर्वाव ने 1914 से 1918 के बीच विद्रोह किया, जिसका नेता जतरा भगत था। इस आंदोलन में सामाजिक एवं शैक्षिक सुधार पर विशेष बल दिया गया था। इस आंदोलन में सामाजिक एवं शैक्षिक सुधार पर विशेष बल दिया गया था, जिसमें परमेश्वरवाद पर बल तथा मांस, मदिरा और आदिवासियों नृत्य से दूर रहने की बात कही गई थी। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्यावसायिक पूंजीवाद ने किस प्रकार नगरों के उद्भव में अपना योगदान दिया। जो व्यावसायिक पूंजीवाद थे उन्होंने किस प्रकार से नगरों में अपना योगदान को उद्धव किया, तो जानते हैं इसका आंसर। नगरों के उद्भव तथा व्यावसायिक पूंजीवाद के उद्यम के साथ संभव हुआ। व्यापक स्तर पर व्यवसाय, बड़े पैमाने पर उत्पादन, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, शहरी अर्थव्यवस्था जिसमें काम के बदले वेतन, मजदूरी व नगद भुगतान, एक गतिशील एवं प्रतियोगी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र उद्यम, मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति, मुद्रा, बैंकिंग, साख, बिल, विनियम, बीमा, अनुबंध, कंपनी, साझेदारी, एकाधिकार आदि इस पूंजीवादी व्यवस्था की विशेषता रही। इन गतिविधियों ने नगरों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह एक नए सामाजिक शक्ति के रूप में उभरकर सामने आए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1908 ईस्वी में समाचार पत्र अधिनियम का वर्णन करें। 1908 ईस्वी में जो समाचार पत्र अधिनियम हुआ उसका वर्णन करें। तो जानते हैं इसका आंसर। लॉर्ड कर्जन की नीतियों के विरुद्ध उग्र राष्ट्रवाद की भावना। जो लॉर्ड कर्जन जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे उस समय, तो उनके लॉर्ड कर्जन के नीति जो उनके थे उसके विरुद्ध उग्र राष्ट्रवाद की भावना भड़क रही थी। उन्हें दबाने के लिए 1908 ईस्वी में समाचार पत्र अधिनियम पास किया गया। इसके अनुसार किसी समाचार पत्र की ऐसी सामग्री जिसमें हिंसा अथवा हत्या की प्रेरणा मिले उसकी संपत्ति को सरकार जब्त कर सकती थी। स्थानीय सरकार पंजीकरण अधिनियम 1867 ईस्वी के तहत किसी प्रकाशन की घोषणा को रद्द कर सकती थी। प्रकाशकों के मुद्रण जब्त होने के 15 दिन के भीतर उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति थी। तो ये था हमारा आंसर। तो चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बोर्ड के परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और ये सभी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। और हो सके तो आप जो है प्रत्येक क्वेश्चन को नोट कर लीजिए वीडियो को रोक कर और याद करिए, या अगर आपके किताब में ऐसा आंसर है तो उसमें आप टिक लगा के वहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। तो चलिए 1848 के फ्रांसीसी क्रांति से के कारण क्या थे। जो 1848 में फ्रांस की क्रांति हुआ था उसका कारण क्या थे। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1848 में कौन सी क्रांति हुई थी, या पूछा जा सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो 1848 में कौन सी क्रांति हुई थी, तो सही आंसर फ्रांसीसी क्रांति। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो 1848 ईस्वी में। तो चलिए जानते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अभी हम बात कर रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान के कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, किंतु वह बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वो जो गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया वो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी
तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास सुधार के विरुद्ध था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग के साथ रखना पसंद किया, जिससे शासन में कोई अभिरुचि नहीं थी और जो अल्पमत में भी थी। उसके पास कोई भी सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और न ही उसे विदेश नीति में ही किसी प्रकार की दिलचस्पी रही जिसके तहत सफलता हासिल हो रही थी। उसके शासन काल में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त होने लगी, जिसके कारण 1848 ईस्वी के क्रांति यहाँ पर हुआ। तो चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। तो आंसर जानते हैं कि रूसी क्रांति के दो कारण निम्नलिखित थे। जार की, नंबर 1 में देखिए, जार की निरंकुश एवं अयोग्य शासन। 1917 ईस्वी से पूर्व रूस में निरंकुश जारशाही व्यवस्था कायम थी। राजतंत्र अपना विशेषाधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। जो राजतंत्र थे, जो अपना अधिकार था उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। जार निकोलस द्वितीय, जिसके शासनकाल में क्रांति हुई, राजा के दैविक अधिकारों में विश्वास करता था। उसे आम लोगों के सुख दुख की कतई चिंता नहीं थी। जार ने जो अफसरशाही व्यवस्था बनाई थी वह अस्थिर, जड़ और अकुशल थी। नंबर 2 को देख लीजिए। उस समय मजदूरों की दयनीय एवं स्थिति रूप में मजदूरों की स्थिति में अत्यंत दयनीय थी। उन्हें काम अधिक करना पड़ता था। मजदूरी काफ़ी कम थी। उनके पास कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे, अतः वो तत्कालीन व्यवस्था से अंतुष्ट थे। यही दो कारण था जो रूस के क्रांति। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेरठ षड्यंत्र केस से आप क्या समझते हैं? तो आंसर जानते हैं कि मेरठ षड्यंत्र केस ने सरकार विरोधी विचारधारा को उग्र बना दिया था। अप्रैल 1930 में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर क्रांतिकारियों ने योजनाबद्ध ढंग से एक छापा मारा, जिसका नेतृत्व सूर्यसेन मास्टरदा कर रहे थे। इन क्रांतिकारियों पर चलाया गया मुकदमा मेरठ षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक है, ऐसी मान्यता क्यों बनी? तो नगर एक और मानसियों और धनी लोगों के केंद्र था, तो दूसरी ओर यह भी सत्य था कि ये अवसर केवल कुछ व्यक्ति को ही प्राप्त थे। जो सामाजिक तथा आर्थिक विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक वर्ग थे, वो पूर्ण रूपेण संतुष्ट जीवन जी सकते थे। चूँकि अधिकांश व्यक्ति जो शहर में रहते थे, बाध्यताओं में ही सीमित थे तथा उन्हें समापेक्षिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, अतः शहर का जीवन परस्पर विरोधी छवि और अनुभवों को जन्म दे रहा था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। छापा खाना यूरोप में कैसे पहुंचा? छापा खाना यूरोप में जो है कैसे पहुंचा? तो लकड़ी के ब्लैक द्वारा होने वाले मुद्रण कला समरकंद पैसियो सीरिया मार्ग से रेशम मार्ग व्यापारी द्वारा यूरोप में सर्वप्रथम रोम में प्रविष्ट हुआ। 13वीं शताब्दी के अंत में रोमन मिशनरी एवं मार्को पोलो द्वारा ब्लैक प्रिंट के नमूने यूरोप पहुँचे। वहाँ इस काल का प्रयोग तथा ताश खेलने एवं धार्मिक चित्र जो थे उनको छापने के लिए किया गया। रोमन लिपियों में अक्षरों की संख्या कम होने के कारण लकड़ी और धातु से बने मूवेबल टाइपों का प्रसार तेजी से हुआ।
इसी बीच कागज बनने की कला 11वीं शताब्दी से पूर्व से यूरोप पहुंची। गुटेनबर्ग ने सस्ती एवं सुस्पष्ट मुद्रण तकनीकी की आवश्यकताओं को पूरा किया। 1475 में सर विलियम कैक्सटन मुद्रण कला को इंग्लैंड में लाया और पुर्तगाल में इसकी शुरुआत 1544 ईस्वी में हुई। तत्पश्चात ये आधुनिक रूप से अन्य देशों में पहुंचा। तो चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था? तो नंबर 1 को जानते हैं। क्रांति के बगैर ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई उथल पुथल या क्रांति के परिणाम नहीं था। यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। इसके अलावा यूरोप के अन्य देश में क्रांति के लिए जिम्मेवार राष्ट्रवाद था। नंबर 2, विभिन्न रीति रिवाज। 18वीं सदी से पहले ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं, यह एक जातीय समूह का संगठन था जिनकी अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक परंपरा थी। इन सब के बावजूद यहाँ राष्ट्रवाद की भावना उदित हुई, लेकिन अन्य यूरोपीय देशों के लोग एक ही जाति से संबंध रखते थे। नंबर 3 को देख लीजिए। संसद का योगदान। इंग्लैंड में राष्ट्रवाद की भावना संसद के माध्यम से आई, लेकिन दूसरे राष्ट्र में राजा और राष्ट्रीय अभिनेता इसके लिए जिम्मेदार थे। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खूनी रविवार क्या है? तो आंसर जानते हैं। 1905 के ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध में रूस बुरी तरह पराजित हुआ। इस पराजय के कारण 1905 में रूसी क्रांति हो गई। 9 फरवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, परंतु जार की सेना इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाए, जिसमें हजारों लोग मारे गए। उस दिन रविवार था, इसीलिए उस तिथि को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताइए। जो चंपारण में सत्याग्रह हुआ था उसके बारे में बताइए। तो बिहार में नीलहे गोरे द्वारा 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें किसान को अपनी भूमि के 3/20 में नील की खेती करनी होती थी। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि इससे भूमि की उर्वरकता कम हो जाती थी। उससे उत्पादन का उचित कीमत भी नहीं मिलता था, जिससे उनकी स्थिति दयनीय हो गई थी। किसान के पक्ष को लेकर महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। इससे ब्रिटिश सरकार को अंततः झुकना पड़ा और इसे ही चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं सफलता ग्रुप में सामाजिक विज्ञान वर्ग 10 का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि शहर किस प्रकार की क्रियाओं के केंद्र होते हैं? शहर जो है किस प्रकार के क्रियाओं के केंद्र होते हैं? तो शहर व्यापार एवं उत्पादन संबंधी क्रियाओं के केंद्र होते हैं। यहाँ शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य और रोजगार की बेहतर संभावना होती है, जिसके कारण लोग गांव से शहर की ओर पलायन करते हैं। आधुनिक काल से पूर्व व्यापार एवं धर्म शहरों की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार थे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जानते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1830 के क्रांति के प्रभाव के वर्णन करें। तो जानते हैं 1830 के क्रांति इस बात के सूचक थी कि देश में कट्टर राज्य सत्तावादियों के प्रभाव कम हो रहा था। वास्तव में यह क्रांति मध्य वर्ग और लोक संप्रभुता के सिद्धांत की देन थी। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत को पुनर्जीवित किया तथा ये वियना
कांग्रेस के उद्देश्यों के निर्मूल सिद्ध कर दिया। इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा और राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावनाओं का फस्टपुटन जिस प्रकार हुआ, उसने सभी यूरोपीय राष्ट्र की राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधार तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इटली तथा जर्मनी के एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड, हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता की भाव को कारण आंदोलन उठ खड़े हुए। आगे चलकर फ्रांस में भी लुई फिलिप के खिलाफ आवाज़ उठने लगी, जिसने फ्रांस में एक और क्रांति के पृष्ठभूमि तैयार कर दिए। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।